उस समय ये जो स्ट्रेटजी बनाया था ये स्क्वायर अप कर लिए थे क्या? हाँ, ये स्क्वायर अप हो गया था जैसे ही। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसी को रखता, स्ट्रैंगल को रखता, तो मुझे अच्छा खासा लॉस देता कॉल साइड में। Correct, ये correct. गामा मूव्स जो आता है ना सर, सेलर को बेसिकली इन गामा मूव्स से बचना है। हाँ हाँ हाँ, ये गामा मूव्स आपका एसएल हिट करवा देते हैं, तो इनसे बरोबर बचने के लिए आप पहले से ही या तो एडजस्टमेंट कर लो या स्क्वायर अप कर लो। वेलकम टू अनदर फेस टू फेस। दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है और ये भी कम से कम 1 मिलियन व्यू होने वाला है इस फेस टू फेस का। बिकॉज ये फेस टू फेस में आपको इतना नॉलेज मिलना इतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या रिकॉर्ड कर दिया विवेक सर ने। दोस्तों, याद है 3 साल पहले मितेश पटेल का एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, बड़ा अच्छा फेस टू फेस था। आई थिंक मितेश ने खुल के अपनी बात करी और एक्चुअल में सही तरीके से ट्रेड कैसे करते हैं उसका हमको अच्छा ज्ञान दिया। फीडबैक बहुत मिलता है उस फेस टू फेस का, तकरीबन 3 मिलियन व्यूज़ हो गए। और आज मैं जिस गेस्ट को लेके आया हूँ, जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो मुझे फील हुआ कि अरे ये तो उन्हीं का स्टाइल लग रहा है और शायद उनसे बेटर कुछ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इनसे और सीखा जाए। तो आज के गेस्ट जो हैं बहुत एक्साइटिंग है। ट्रेडिंग का फेस टू फेस होने वाला है। लंबा रखूँगा, छोटा नहीं रखूँगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे मन में और ये छोटा वीडियो क्रिएट करने के चक्कर में क्या है, मन की बात नहीं हो पाती है। तो लंबा चलेगा तो लास्ट तक देखना, आप प्रॉमिस करिए और इसका फ़ायदा आपको उठाना है, प्रॉमिस करिए। तो आज के जो मेरे फेस टू फेस के गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अनिल हुडा। हेलो अनिल। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कैलकाटा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इनवाइट किया, बिल्कुल आएंगे सर। सो स्वीट ऑफ यू। तो मैं वही वीडियो में बोल रहा था कि आप में और हम में मेरे में एक कॉमनैलिटी है कि वी बोथ आर फ्रॉम IIM। ऑल्दो आप IITian भी हैं और फिर IIM लखनऊ से आपने MBA किया, मैं भी IIM इंदौर से कर लिया। बट उससे ज़्यादा कॉमन बात ये है कि हम लोग दोनों पैशनेट ट्रेडर हैं। और जो IIM का जो ऑर्थोडॉक्स करियर होता है ना कि जॉब में ही मैनेजर बन के ग्रो करो, उसको हमने क्रॉस किया और ट्रेडिंग को अपना करियर के रूप में अडॉप्ट किया। तो वी वांट टू नो मोर अबाउट यू कि अभी आपका जर्नी कैसा रहा है, करियर कैसे प्रोग्रेस हुआ है, अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, एंड देन वी गेट इनटू योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। सो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सो इन स्कूल डेज आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैथमेटिक्स मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी। आई वाज गुड एट नंबर्स एंड मेरे फादर ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट स्टडीज। वो हमेशा मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते थे। तो 9th-10th में अच्छे मार्क्स आए मैथमेटिक्स में। तो फादर मुझे कोटा ले गए IIT की तैयारी करवाने। अब वहाँ जाते ही मैंने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो उस टाइम AIEEE भी हुआ करता था IIT के साथ। तो एक बार तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं AIEEE की कर लेता हूँ। इतना मैं डर गया था, वो अचानक से वो माहौल देख के पहली बार बाहर गया था। लेकिन पापा ने मुझे अश्योर किया, कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तू कर लेगा। फिर बस वहीं से IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2 साल किया प्रिपेयर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, तो अच्छा रिजल्ट मिला और हो गया IIT में, IIT खड़गपुर में। फिर वहाँ से मैंने 4 साल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मेजर किया। वहाँ पे भी हमारे एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में वहाँ से पता लगा मुझे। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने उस टाइम फिर एक कोल इंडिया का IPO आया था 2009 में। उसमें अप्लाई, उसमें काफ़ी अच्छी ओपनिंग थी। तो उसमें अप्लाई किया और उस टाइम मिल जाए तो करते थे IPOs। आजकल तो खैर बहुत कंपटीशन हो गया, आजकल तो अच्छे IPOs बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन उसने अच्छा रिटर्न दिया। फिर और डैबलिंग की बाकी स्टॉक्स में, जेट एवरेज में ट्रेड करता था। उस टाइम कोई मेथड था नहीं, आपको प्रॉपर प्रोसेस मेथड चाहिए होता है, तो ट्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने जनपैक्ट में जॉब किया 8 महीने। वहाँ से कैट की थोड़ी बहुत तैयारी की और MBA में हो गया मेरा। कैट में IIM लखनऊ में एडमिशन हुआ मेरा। तो IIM लखनऊ में मैंने फाइनेंस में मेजर किया। सो बेसिकली ट्रेडिंग की एक्चुअल जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई। सेकेंड ईयर में हमारे एक सब्जेक्ट था डेरिवेटिव्स पे, ऑप्शन। तो ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में उस वहीं पूरी थ्योरी सीखी। काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने पूरा बताया। तो वो थ्योरी पढ़ने के बाद में हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, 8 दोस्त थे हम।
हमने ट्रेडिंग अकाउंट खोला और जीरोधा में। उस टाइम जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर था, बाकी ब्रोकर्स तो थोड़े कॉस्टली थे, तो वहाँ पे ओपन किया और ट्रेडिंग स्टार्ट की। मदर से 3 लाख की सेविंग्स थी, तो मम्मी से लिए 3 लाख रुपए। स्टार्ट मैंने ऑप्शन सेलिंग से ही किया था, क्योंकि उसमें मुझे मतलब थ्योरी में पढ़ के लगा कि एक थीटा की एज है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑल्दो सेलिंग में बहुत स्लो प्रॉफिट होता है, मतलब मंथ ऑन मंथ काफ़ी 3-4-5%, 7% जो भी है, कम प्रॉफिट होता है। तो उस टाइम पेशेंस था नहीं इतना, यंग ब्लड था, और ऑप्शंस को कई बार 5-10 गुना होते हुए भी देख लिया। अच्छा। तो अंदर से वो ग्रीड जाग उठी कि यार इसको छोड़ो, अपन यही ट्राई करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में बड़ी कैपिटल होने के बाद में करेंगे। लेकिन और रिस्क की इतनी ज़्यादा समझ थी नहीं, तो ऑप्शन बाय कर लिया। वो एक ही दिन में हाफ हो गया विदाउट एनी मेथड। सो 3 लाख से 1.5 लाख पे आ गया। और जब आप नीचे आ जाते हो तो फिर आपकी उसको रिकवर करने की और इच्छा जागती है कि यार इसको रिकवर करते हैं जल्दी से जल्दी। फिर आपका प्रॉपर माइंडसेट रहता भी नहीं है उसमें, उस फ्रेम में, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में वो पूरा साफ हो गया। सो फिर 3 लाख रुपए? हाँ, वो हो गए 2-3 महीने में ही हो गए। अच्छा। फिर सोचा यार, मतलब उस टाइम आई वॉज वेरी डिजेक्टेड, बट ठीक है, IIM में था तो सोचा जॉब लग जाएगा, अच्छा जॉब लग जाएगा, उसके बाद सेविंग करके वापस करेंगे स्टार्ट। फिर वहाँ पे मेरा नमूरा में रिस्क में ही जॉब लगा, और वहाँ से थोड़ी सेविंग की, वापस रीस्टार्ट किया, और वहाँ से फिर ऑप्शन सेलिंग ही स्टार्ट की विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी की बुक भी पढ़ी मैंने। तो फिर ठीक ठाक होने लग गया। तो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग? हाँ, जॉब के साथ में थोड़ी बहुत करता था पोजिशनल ट्रेडिंग। हालांकि प्रॉब्लम्स काफ़ी होती थी कि इसमें ये आपको फुल टाइम ट्रैक करना होता है, तो कई बार ऐसे होता था कि 2-3 महीने का प्रॉफिट एक सिंगल मूव में चला जाता था। तो ये बहुत बार होता था। फिर मैंने RBS में भी रिस्क में काम किया, और फिर मैंने सोचा यार एक बार अपन फुल टाइम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन नहीं रहा था। प्रॉफिट होता था, फिर वो एक दिन 1-2 दिन के मूव में निकल जाता था, और कैपिटल प्रॉपर थोड़ी बहुत हुई थी ग्रोथ, बट प्रॉपर ग्रोथ आ नहीं पाई। तो मैंने 3 साल के वर्क एक्स के बाद में सोचा कि एक बार फुल टाइम ट्रेडिंग करके देखते हैं। फैमिली ने भी अच्छा सपोर्ट किया काफ़ी, पेरेंट्स, वाइफ, ब्रदर, सबसे अच्छा सपोर्ट मिला। तो फिर इससे और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, फुल टाइम स्टार्ट किया, और उसके बाद काफ़ी अच्छा चला। फर्स्ट ईयर में मेरे 2 महीने नेगेटिव थे, मतलब सेकंड मंथ ही नेगेटिव था जब मैंने फुल स्टार्ट किया। उस टाइम थोड़ा नर्वसनेस हो गई थी काफ़ी कि यार अगर नहीं चला तो फिर वापस जॉब में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा, प्रोसेस को पे स्टिक रहा। और जो फर्स्ट ईयर में मतलब मुझे याद है जनवरी 2018 में मेरा लास्ट नेगेटिव मंथ था। उसके बाद तो टिल डेट देयर हैज़ बीन नो नेगेटिव मंथ, सो इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी। सही है, सही है। कितना सिमिलरिटी लग रहा है। तो मैं बॉम्बे से जॉब में मैं भी वापस आया था, और एक क्या होता है, IIM क्वालिफिकेशन का एक एडवांटेज तो होता है कि आदमी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बाद में नौकरी लग ही जाएगी। बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक रिस्क एपिटाइट को बिल्ड कर देती है कुछ भी छोड़ने का। एक आम आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली। कि फैमिली का सपोर्ट ये बिजनेस में कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फैमिली, जनरली सोसाइटी का माइंडसेट होता है ना कि ये क्या IIT IIM करके ट्रेडिंग करने गया है। तो आई एम श्योर जब आप सोचे होंगे कि छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग करने, तो सोसाइटी भी आप पे प्रेशर डाल रही होगी, आपका खुद का प्रेशर भी है कि पीयर ग्रुप जो है वो जॉब में ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, और मैं कहाँ जॉब छोड़ के इसमें लग रहा हूँ, और फैमिली का भी प्रेशर है। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड व्हेन यू वर गेटिंग इनटू फुल टाइम? कि फैमिली का किस लेवल पे सपोर्ट था, कितना सपोर्ट था? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर तो हमेशा चाहते थे कि मैं खुद का कोई काम करूं। मतलब वो चाहते भी नहीं थे कि मैं जॉब में ही रहूं, जॉब भी करता रहूं। ही वांटेड मी टू गो इनटू माय ओन बिजनेस एंड मेक इट बिग। अच्छा। सो दैट हेल्प मी इमेंसली। और ट्रेडिंग में साथ में कर रहा था, इसमें जो हर्डल आ रहा था पार्ट टाइम ट्रेडिंग वाला, वो मैं एक बार ब्रेक करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा एक बार फुल टाइम ट्राइंग। फिर मेरे डिग्रीज मेरे लिए हेल्पफुल थी कि अगर नहीं भी हुआ तो आई हैड अ बैकअप ऑफ माय
डिग्रीज, वापस जॉब में आ जाऊंगा, 1 साल ही तो लूज होगा। तो एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप होना बहुत जरूरी है सर। हाँ, प्लान इससे बी, नेचुरल बूस्टअप मिलता है आपको। करेक्ट, प्लान बी रेडी करिए। तो अगर आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, जो बार बार हम लोग सब बोलते हैं, तो प्लान बी आपके पास एक्चुअली रेडी होना चाहिए। प्लान ए रेडी ना हो, प्लान बी तो रेडी होना ही चाहिए। तो वो आई थिंक दिस हैज लेड टू हिज रिस्क एपिटाइट। और 35 लाख रुपए से ही हैज बिल्ड 25 करोड़। Yes, sir. और मैंने आपका नंबर्स भी देखा है, हम लोग एक्चुअली देखेंगे बीपीएल कैसे इनका ग्रो किया है। और 35 लाख से 25 करोड़, इसमें आपने नया कैपिटल भी डाला होगा? इसमें बीच में डाला था लेकिन वो वापस निकाल लिया। वापस निकाल लिया। तो एक्चुअल में ये प्रॉफिट ही है। 35 लाख का कैपिटल एक्चुअल प्रॉफिट होते होते 25 करोड़ में कन्वर्ट हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड दिस इज प्योर इन लास्ट 4-5 years। 5.5 years टू बी प्रिसाइज। तो मतलब थोड़ा सा ये अनबिलीवेबल लग रहा होगा कई लोगों को, बिकॉज एक्चुअली भी सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। मेरा एक एस्पिरेशन भी है, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, कि जब मैंने फेस टू फेस चालू किया था तो मेरा एक वो था, ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में इंडिया से टॉप 100 ट्रेडर्स को लेके जाएं और दुनिया को बताया कि क्या अमेरिका में तुम लोग बैठ के बोलते रहते हो तुम लोग टॉप ट्रेडर, और इंडिया में भी टॉप ट्रेडर है। तो एक्चुअली ये परफॉर्मेंस आपको एक्चुअली उस लीग पे लेके आता है। इफ नॉट टॉप 10 में भी आप इवेंचुअली आ ही जाएंगे, टॉप 100 में तो आप हैं ही। ऐसा परफॉर्मेंस कैसे आया? सर हमेशा मैंने कंसिस्टेंसी पे फोकस रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी 2018 में मेरा लास्ट मंथ नेगेटिव था। उसके बाद में कंसिस्टेंटली 8 to 9-10% प्रॉफिट रहा है। ऑल्दो अब मैंने काफ़ी रिस्क रिड्यूस कर दिया है, बट ये जो कंपाउंडिंग है ना, इसको 8th वंडर ऐसे नहीं बोलते। कंपाउंडिंग हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन ग्रोइंग दिस मच कैपिटल। ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज कंपाउंडिंग को जनरली हम इन्वेस्टिंग से के मामले में जानते हैं। जितना भी बुक्स पढ़ा हुआ है कि 15% अगर आने वाला 20 साल में रिटर्न जनरेट करते हो CAGR, तो उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ से कंपाउंडिंग हम लोग कम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ डू यू इम्प्लीमेंट कंपाउंडिंग इन ट्रेडिंग। बिकॉज ट्रेडिंग में श्योरिटी तो है नहीं, तो कंपाउंडिंग हो सकता है आपका उस तरह से वर्क ना करे जिस तरह से इन्वेस्टिंग में करता है। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिंग में आप कंपाउंडिंग कैसे अप्लाई किए? सर मैं जैसे मैंने आपको बताया, आई ऑलवेज स्टिक टू माय प्रोसेस। मैंने मतलब लॉस को हमेशा लिमिटेड रखा, प्रॉफिट्स को रन होने दिया। और कंपाउंडिंग का ये है कि आप ट्रेडिंग में मान लो 2-3% भी मंथ ऑन मंथ बना रहे हो, तो आप एक बार आप खुद कैलकुलेशन बिठा के देखो, 5 साल बाद दैट विल बी अ ह्यूज कैपिटल। करेक्ट। तो क्योंकि ट्रेडिंग में आप हर 2-3% अगर हर महीना कर रहे हो, तो एक्चुअली में नेक्स्ट मंथ के लिए आपका कैपिटल और बढ़ गया, बिल्कुल। फिर और बढ़ गया। तो एक्चुअली मंथली बेसिस पे इसका कंपाउंडिंग मंथली बेसिस पे कंपाउंड हो रहा है, अगर आप रेगुलरली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पॉजिटिव हो। करेक्ट। बट यू सेड यू जनरेटेड 8 to 10% आल्सो, दैट वाज पर मंथ। इनिशियली पर मंथ 8 से 10% रिटर्न। बिल्कुल सर। उस टाइम हमें लेवरेज भी मिलता था, इंट्राडे लेवरेज, अगर आपको याद हो तो लेवरेज आल्सो हेल्प। और अभी रिलेटिवली कंपटीशन हो गया। उस टाइम कुछ इनएफिशिएंसीज भी थी, दिस ओपन इंटरेस्ट और मैक्स पिन एक्सपायरीज पे बहुत अच्छे से काम करते थे। सो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली कि मैंने राइट टाइम पे स्टार्ट कर दिया। मे बी आज स्टार्ट करता तो हो सकता है नहीं इतना कमा पाता, लेकिन ठीक है, चलिए इस पे ही बात करते हैं कि उस समय प्राइस इनएफिशिएंसी थी मार्केट के अंदर में, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर में एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल था, आप लोगों ने ले लिया। बिल्कुल। अब जो कोई बंदा चालू कर रहा है तो उसको क्या रियलिस्टिक नंबर माइंड में रखना चाहिए कि मंथली इतना रिटर्न आ गया तो फिर आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन दिस रिस्क, बट 3 to 5% से ही शुड बी सेटिस्फाइड। 10% अब नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए? 10% नहीं 10% के लिए सर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि जो स्टार्ट कर रहा है उसको तो इतना ही रखना चाहिए, 3 to 5%। बाद में उसके स्किल सेट पे डिपेंड करता है वो कितना अभी अर्न कर सकता है। ओके, 3 to 5% पर मंथ। साल का 50 to 60%। कुछ बुरे मंथ भी तो होंगे, नहीं होगा? बुरे मंथ होंगे तो उसको काउंट करके फिर थोड़ा 40 to 50% कर लो, बट मतलब ट्राई टू बी पॉजिटिव। मेरा हमेशा फोकस इसी पे रहा है, चाहे मेरे 2% के भी आए हैं मंथ, बट रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि आई हैव बीन पॉजिटिव थ्रू आउट। अब आपका इतना बड़ा कैपिटल बेस है, और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, होना भी चाहिए आपका कैपिटल बेस बड़ा। तो अब आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो अपने आप से कम है, मॉडरेट है,
अब आप 2% जोन में आ गए हैं कि इतना बड़ा कैपिटल पे 2% भी महीने का रिटर्न जनरेट हो, लेकिन आना चाहिए, पैसा लगना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट थिंकिंग है। हाँ। बट अभी ऑलमोस्ट 4-5% रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। और अभी मेरा जो एम्बिशन है कि मैं फुली ऑटोमेशन सिस्टम्स भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने पाइथन भी सीखा है, तो उसमें आ जाऊँगा। फिर मेरा टारगेट 40-50% एनुअली रहेगा। और इन्वेस्टिंग भी सीख रहा हूँ। बड़ी कैपिटल में इन्वेस्टिंग भी बहुत काम करती है। अच्छा अच्छा, तो एक बार पैसा कमा लिया ट्रेडिंग से, तो अब वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी बिल्कुल में जा बिल्कुल। रहे हैं, और वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी बहुत डिफरेंट है देन दी टोटली इनिशियल मनी डिफरेंस है। मेकिंग। आपकी कुछ वीडियोस देखे हैं, उनसे सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। सो स्वीट। जाएंगे हम लोग इनकी स्ट्रेटजीज पे भी जाएंगे, चर्चा करेंगे, बट कुछ चीज़ें मैं और बात करना चाह रहा हूँ इनसे। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक जो इनका समझ में आ रहा है कि ही इज़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन। हाँ, काफ़ी अपने अंदर तक, और इन्होंने कहा ही था मुझे कि मैं स्कूल में कॉलेज में भी थोड़ा इंट्रोवर्टिश था। तो ये क्या प्रीरिक्विजिट है अच्छा ट्रेडर बनने के लिए? नॉट नेसेसरीली, कुछ हैं एक्सट्रोवर्ट्स भी हैं जिनके वीडियोस देखे हैं, बट कह सकते हैं कि एक इंट्रोवर्ट कैन बी अ गुड ट्रेडर। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप पब्लिकली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, या सेल्स या क्लाइंट एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक्चुअली ट्रेडिंग एक ऑक्यूपेशन है जिसको आप देख सकते हैं। ही इज अ लाइव एग्जांपल दैट हाउ एन इंट्रोवर्ट कैन एक्चुअली बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस फॉर हिमसेल्फ। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट कर गया। इट जस्ट इंक्रीजेज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते। फिर अगर आप नंबर्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। करेक्ट। ये मैथ्स जो है ना, स्कूल पे बहुत ही डर लगती थी इससे। मैक्सिमम लोगों 98% पॉपुलेशन जो है मैथ्स से घबराता था। अब सपोज मुझे कभी कंफर्ट आया मैथ्स से, बट फिर भी मुझे शेयर बाजार में वैसा रिटर्न जनरेट करना है, तो क्या आप मुझे 2-3 चीज़ें बता सकते हैं कि चलो आपका कोर मैथ्स नहीं भी सॉलिड हो, बट ये 2-3 चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए? सब शेयर बाजार में इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स चाहिए भी नहीं वैसे तो। नॉर्मल अगर आप नॉर्मली नंबर्स में अच्छे हो तो दैट विल वर्क। बट इसमें जो है मेनली साइकोलॉजी और EQ, आप इमोशनली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। ओके ओके, तो वो तो मैथ्स नहीं हुआ। EQ तो आपके अंदर का चीज़ है, तो वो तो बिल्ड किए। बिल्कुल, 70% रिक्वायरमेंट साइकोलॉजी की है, कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का ही है। तो सीखते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी सीखते हैं, साइकोलॉजी सीखते हैं, और ये तो बस शुरुआत हुई है, बातचीत की लंबी बात चलेगी, तो आप बस डटे रहिए इसके अंदर भी। चलिए सर, तो सबसे पहले चालू करते हैं, आपका लेजर देखते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, बिकॉज उससे हमको एक और कंफर्ट आएगा कि हाँ भाई आपका ये परफॉर्मेंस रहा है। ऑल्दो मैं देख चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप सबको दिखाएं। ये मेरा कंपनी अकाउंट है। सो ये कंपनी अकाउंट बेसिकली मैंने नवंबर 2020 में ओपन किया था। जी जी। और वहाँ से अराउंड इसमें 3 CR डाले थे, और ये अराउंड 8.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, ये लॉगिन मेरे सामने किया इन्होंने, तो आई नो व्हाट एग्जैक्टली, प्लस ही आल्सो शेयर्स हिज प्रॉफिट इन ट्विटर, तो आप एनीवेज आप वेरिफिकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इन्होंने क्या किया, शुरुआत में इन्होंने अपने नाम पे, अपनी HUF वगैरह मल्टीपल अकाउंट अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे काम किया, छोटा छोटा कैपिटल पे, बट फाइनली ही क्रिएटेड अ कंपनी, और उस कंपनी में ही अब ये ट्रेड कर रहे हैं, और मैक्सिमम कैपिटल अब उसी में ही है। और भी कुछ अकाउंट्स है जिसमें काम कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने मुझे बताया कि एक अकाउंट में आपने शायद 20 लाख रुपए डाले थे और 1 करोड़ रुपए 1 साल में बनाया था, वो आपने सेपरेट किया था। बिल्कुल। और उसमें आपने थोड़ा एग्रेसिव किया था। ये क्या सोच है कि मेन जो मेरा अकाउंट है उसमें मेरा एक अलग मॉडल चल रहा है, और एक अकाउंट में मैं कुछ और मॉडल कर रहा हूँ, ये व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस? मैं बीच बीच में सर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ वेरियस मेथड्स के साथ और रिस्क के साथ। तो मैंने उस टाइम अराउंड लाइक 3.5-4 करोड़ के आसपास कैपिटल थी, तो मैंने सोचा 5-10% कैपिटल के साथ थोड़ा रिस्क लेते हैं। मतलब इन केस में लूज भी हो गया तो मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने 20 लाख एक इंडिविजुअल अकाउंट में डाले, और प्राइस एक्शन नहीं करता था, लेकिन मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे करता था। अच्छा। जिसके रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:4 का होता था। ओके। तो उसमें और ऐसा भी नहीं उसमें डेली करता था, जब मेरा सेटअप आता था, जब मुझे अच्छी ट्रेड्स दिखती थी तभी मैं उसमें करता था।
तो वही अप्रैल में स्टार्ट किया 20 लाख से, और फाइनेंशियल ईयर एंड में वो 1 करोड़ हो गया। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि आप अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अकाउंट भी कर सकते हैं, ताकि आपका माइंडसेट को पता रहे कि ये अकाउंट में मुझे ये करना है, ये अकाउंट में मेरे को ये करना है। इट्स इंटरेस्टिंग थॉट। तो सारा अकाउंट मिला के क्यूमुलेटिवली अभी आपके पास में तकरीबन 25 करोड़ रुपए हैं जो आप डिप्लॉय कर रखे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब आपका सेटअप में चलते हैं, स्ट्रेटजी में चलते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, अनबिलीवेबल भी लगता है कि इतना सिंपल स्ट्रेटजी में आदमी इतना पैसा कैसे कमा सकता है, बट कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं। चलिए सिखाइए। बिल्कुल सर। ये मेरी जनरल इंटरडे स्ट्रैटेजी रहती है। स्टैटिस्टिकली सब मार्केट जो है 70 to 80% ऑफ द टाइम एक रेंज में रहता है। Yeah. तो मेरी जो अप्रोच रहती है वो मोस्टली नॉन डायरेक्शनल रहती है। आई स्टार्ट माई डे विद अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी विच कैन बी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। ओके। ठीक है, तो और फिर जब मेरा सेटअप मुझे डायरेक्शनल दिखा देता है तो फिर मैं उसी को स्प्रेड में चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो जैसे अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है और मार्केट, आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम? बैंक निफ्टी में करता हूँ सर। मैंने ट्राई मतलब बाकियों में भी किया है, लेकिन फिर जॉट डाउन में इवेंचुअली बैंक निफ्टी पे आके होगा, क्योंकि इट्स बेस्ट टू ट्रेड इन वन इंस्ट्रूमेंट। एक पे फोकस रहता है तो आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाते हो। समझ गया। तो बैंक निफ्टी में अभी सपोज रेंज में चल रहा है, तो आपने एक रेंज आइडेंटिफाई कर लिया प्राइस एक्शन से, और आपने से स्ट्रैंगल बनाते हैं कि स्ट्रैंगल बनाता हूँ। फिर जैसे आपको बताया एक एग्रेसिव काउंट रहता है, उसमें बीच में स्ट्रैडल भी बना लेता हूँ। अच्छा। बट उसके लिए जैसे आईवी अगर 15 से नीचे है तो ही मैं स्ट्रैडल में, अगर 20 से ऊपर आईवी रहती है तो फिर मैं स्ट्रैडल में नहीं करता, क्योंकि वो आप उस टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है। फिर मैं ज़्यादा कोई इंडिकेटर्स या फिर डेटा वगैरह यूज़ नहीं करता। एक एफआई और वॉल्यूम डेटा को मैं क्रूशियल मानता हूँ। ओके। और फिर दिन में ट्रेड मैनेजमेंट होता है, जिसमें रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन अप्रोच रहती है कि कब आपको रिस्क बढ़ानी है, कब आपको रिस्क वापस कम करनी है, विच डिपेंड्स अपॉन कि मुझे कितना प्रीमियम मिल गया और आगे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है इस बेसिस पे। और फिर फाइनली एग्जिट क्राइटेरिया होता है। एग्जिट क्राइटेरिया में जैसे दिन कैसा गया, उस पर अगर प्रीमियम ज़्यादा श्रिंक हो गए तो आई विल एग्जिट फॉर द डे, होल डे आफ्टर 3 PM। और अगर मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है विद लिटिल लेस रिस्क, तो फिर आई विल कैरी फॉरवर्ड द पोजीशंस आल्सो। ओके। तो कैरी फॉरवर्ड जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा रिस्क कैरी करेंगे। बिल्कुल, मार्केट का गैप अप गैप डाउन का रिस्क आप हाँ, कैरी करने में कंफर्टेबल? उसको मैं हेज करके रखता हूँ। हेज कर लेते हैं। या तो अगर मुझे डायरेक्शनल दिख रहा है तो फिर मैं डेबिट स्प्रेड में ही एंटर करूँगा, डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड में एंटर करूँगा। ओके। और अगर मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कर रहा हूँ तो उसको आयरन कॉन्डोर बना दूंगा बाय बाइंग फॉर ओटीएम लेग्स। ओके, गॉट इट गॉट इट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ये स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर वगैरह बहुत सारे फेस टू फेस में चर्चा हुई है। आप कहीं भी गूगल करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाएगा, तो सीख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट। बिकॉज मार्केट में ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट बिना आप ऑप्शंस में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सर सेकेंड पॉइंट जो है एफआई वाला, तो ये ब्रॉडर आप इंडेक्स में एफआईज के क्या पोजीशन है, डेरिवेटिव के वो देखते हैं? ब्रॉडर आपको उससे आइडिया लग जाता है। डेरिवेटिव ज़्यादा इंडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। डेली फिगर देख लो कि एफआईज ने ओवरऑल क्या किया हुआ है। कैश की डेरिवेटिव्स? कैश में। हाँ, अच्छा। डेरिवेटिव्स में सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उनकी क्या पोजीशन है। वो हेज हो सकती है, स्पेकुलेटिव हो सकती है, या फिर किसी और पोजीशन के अगेंस्ट उन्होंने पोजीशन ली हुई होती है, तो ये वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स। ओके। उसके लिए और इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। राइट। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप ओपन इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखते हैं, क्योंकि उससे आपके अंदर में बायसनेस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो प्राइस एक्शन अगर आपको कुछ बोला है तो आप उसी की भाषा पे ही जाना चाहेंगे, ओपन इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजन एंड कंफर्मेशन। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि ठीक है कंफ्यूजन हो रहा है, चलो समय मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट अगर कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ओआई भी यही बोल रहा है, तब मैं और क्वांटिटी से ट्रेड करूँ? बहुत बार होता है सर, अच्छा ओआई होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, लेकिन वो भी ब्रेक हो जाता है बहुत बार। हाँ, हो जाता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा होने लग गया। आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया। हाँ। तो इससे फिर आप जो आपका जो कोर रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो कई बार डगमगा जाता है। हाँ, ये तो है। विच इज़
मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर बीइंग अ ट्रेडर। सही है। इसलिए मैंने उसको साइडलाइन ही कर दिया। समझ गया। वो कहावत है ना, किस इट, कीप इट सिंपल स्टूपिड, यू बिलीव इन दैट किस। सॉरी मैन, मेरे को लग रहा है ना मैं आपको बहुत डिस्टर्ब बहुत कर रहा हूँ। नहीं करो सर। ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं, तो मैं चुप रहता हूँ दोस्तों, इनको बोलने देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो मैं 15 मिनट और 1 चार्ट की यूज़ कर, वो मैं डेली ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ मॉर्निंग में। उसी का अकॉर्डिंग प्लान बनता है और आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट प्लान ओवर द डे। एक फाइनली अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं किया तो मैं पोर्टफोलियो एसएल रखता हूँ, विच इज़ जनरली बिटवीन 1 to 2% अकॉर्डिंग टू द अकाउंट दैट आई एम यूजिंग। ओके। तो जिस दिन वो एसएल हिट हो गया, पोर्टफोलियो एसएल, उस दिन आई स्टॉप द ट्रेडिंग फॉर द डे। क्योंकि उस दिन ये मान लो कि आज ये अपना दिन नहीं था, उठ जाओ यहाँ से, इट्स बेटर टू गो होम। ज़्यादा लूज करने से बेटर है कि वहीं पे आप स्टॉप हो जाओ। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या लग रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे कुछ लग रहा है, अगर लॉस 1% या 2% से 8 करोड़ है, 1% मतलब 8 लाख रुपए हो गए, 8 लाख रुपए लग रहा है तो चुपचाप स्क्वायर अप करके निकल लो। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट डे फ्रेश, फिर आप फ्रेश हो जाए। अगर आपका लॉस लिमिटेड रहता है तो आपके माइंड सेट भी प्रॉपर रहेगा और आप नेक्स्ट डे उसी फ्रेश माइंड से वापस आके ट्रेड कर सकते हो। फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफआई डेटा का जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ कैश फिगर्स हैं नीचे और ये प्राइस एक्शन है उस दिन का। तो आप देख सकते हो कि एफआई का कैसे इम्पैक्ट आता है। रोज ऑलमोस्ट गैप अप होता था बिकॉज जो यूएस मार्केट्स थे वो पॉजिटिव रहते थे, उसकी वजह से गैप अप होता था, थोड़ा और ऊपर जाता था, फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती थी। सो इसलिए ये बैक ऑफ द माइंड आई कीप द एफआई डेटा। तो ये एफआई डेटा पिछले दिन का है? हाँ, Same पिछले day का दिन तो पता ही नहीं होगा हमको। सेम डे का तो नहीं पता होता, लेकिन वो ट्रेंड पता लग जाता है ना, ट्रेंड पता लग जाता है कि ये ट्रेंड चल रहा है। तो पिछले दिन अगर 2000 करोड़ बेचा है एफआई ने, तो नेक्स्ट डे का गैप अप होने के बाद ट्रेंड नीचे की तरफ ही रहता है। बिल्कुल, मतलब रहता है, ज्यादा चांसेस हैं उसके रहने के। हाँ, chances। इट्स नॉट कि यही होगा, बट चांसेस हैं, क्योंकि आप इस पॉइंट पे आप गैप अप हुआ, इस पॉइंट पे आप अगर बाय करने की सोच रहे हो तो एक दिमाग में रहेगा कि यार एफआईज फिर आके सेल करने लग जाएंगे। सो आप कॉशियसली ट्रेड करते हो उसको। समझ गया। और यहाँ जो ब्रेकडाउन था, इसके बाद तो आपको याद होगा सीधा 3,500 पॉइंट का फॉल आया था। ये कब का है? ये 25 दिसंबर जनवरी का है। अच्छा, जनवरी है। 25 जनवरी। उसके बाद तो 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ वो सेलिंग आई थी और बहुत स्टीप फॉल था। ये तो वो अडानी वाली है। हाँ, अडानी वाली है। सो ये है। और अभी अपन थोड़ा बजट डे पे मैंने क्या प्लानिंग थी, कैसे एनालाइज किया था, ये देख लेते हैं। हाँ, दिखाइए। सो बजट डे पे अगेन ये मेरा मॉर्निंग का ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाने के लिए ट्विटर पे शेयर किया हुआ है मैंने। तो इसमें ये था कि एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे जब तक बजट स्पीड चलेगा। आईवी क्रैश अच्छा जाता है जनरली, और आया भी था। आईवी क्रैश अच्छा आ गया, प्रॉफिट डिसेंट प्रॉफिट हो गया। फिर मेरा प्लान रहता है कि जैसे ही फिर वो डे रेंज ब्रेक होगी तो आई टेक जो भी डायरेक्शन मेरे को मिलेगा उसके हिसाब से मैं डेबिट स्प्रेड्स में अपने ट्रेड लूंगा। क्योंकि अगर रेंज ब्रेक होकर जब वो डायरेक्शनल होता है तो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है विद अ बेयर मिनिमम रिस्क। ओके। सो प्लान यही था। ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डे रेंज ब्रेक हुई यहाँ तक, जब तक स्पीच चल रहा था 12:30 या 12:15 के अराउंड स्पीच कंक्लूड हुआ। तो इस समय जब रेंज में था, आप क्या पोजीशन बनाए थे? इसमें नॉन डायरेक्शनल था मेरा। क्या था? मेरा स्ट्रैंगल था दूर वाला। स्ट्रैंगल था। हाँ। तो स्ट्रैंगल में कौन सा रेंज में स्ट्रैंगल था? स्ट्रैंगल मेरा 42,500 था और नीचे की साइड में भी कुछ ऐसे ही था, 40,000 या ऐसा कुछ था। ये जो आप बोल रहे हैं कि जो रेंज में आपने स्ट्रैंगल बेचा है, तो उसका क्या लॉजिक था? मतलब वही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया? हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस जो मैं सेलेक्ट करता हूँ जनरली वो रेजिस्टेंस से ऊपर होता है और सपोर्ट से नीचे वाले होते हैं। ये खाली प्राइस एक्शन देख के? हाँ। ओआई वगैरह कुछ नहीं, खाली प्राइस एक्शन देख के? कोई जरूरत नहीं है ओआई वगैरह देखने की। ओके, डन है। मार्केट कहाँ से मुड़ा है, कहाँ से वापस चेंज हुआ है, वो आपको दिखा देगा क्लियर कट। ठीक है, ओके। सो ये स्ट्रैंगल था, वो आईवी क्रश भी हो गया था। हाँ। बेनिफिट भी मिला उसका, कुछ प्रॉफिट में था। फिर जैसे ही बजट स्पीच कंक्लूड हुआ, इसने अपनी डे हाई की जो रेंज थी उसको ब्रेक करके ऊपर जाने लग गया। करेक्ट। और जैसे ही डे हाई ब्रेक किया मैंने 41,900 और 42,000 वाला डेबिट्स कॉल स्प्रेड ले लिया। 41,900 और 42,000 वाला, मतलब 41,900 लेके 42 हाँ जी, 41,900 100 पॉइंट का डेबिट स्प्रेड।
उसमें मुझे जो रिवॉर्ड मिला था काफ़ी अच्छा था। उस टाइम शायद 15 रुपये का था वो। ओ 15 रुपये पे मेरे 85 रुपये आने के थे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ गया। और और उस सॉरी मैं बहुत बॉदर कर रहा हूँ, उस समय ये जो स्ट्रेटजी बनाए थे ये स्क्वायर अप कर लिए थे क्या? हाँ, ये स्क्वायर अप हो गया था जैसे ही। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसी को रखता, स्ट्रैंगल को रखता, तो मुझे अच्छा खासा लॉस देता कॉल साइड में। Correct, ये गामा मूव्स जो आता है ना सर, सेलर को बेसिकली इन गामा मूव्स से बचना है। हाँ हाँ, ये गामा मूव्स आपका एसएल हिट करवा देते हैं, तो इनसे बरोबर बचने के लिए आप पहले से ही या तो एडजस्टमेंट कर लो या स्क्वायर अप कर लो। तो पहले उसको स्क्वायर अप किया, फिर उसके बाद ऊपर वाला उस ट्रेड को लिया, या दोनों साथ में? उसको स्क्वायर ऑफ करके, या पहले कॉल को स्क्वायर ऑफ करके, फिर मैंने डेबिट स्प्रेड में अपनी पोजीशन बना ली। गॉट इट। और अप मूव भी हुआ, काफ़ी अच्छा अप मूव आया। उसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट 15 का वो 30-35 हो गया था, 35 से भी ज़्यादा। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग रियली गुड मूव कि बजट काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी टाइम के बाद में इसने रेंज भी ब्रेक की थी। तो अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो वापस मुड़ गया वहाँ से। वही एफ आईज ने बेसिकली मौका मिला उनको, मौका अच्छा ढूंढ के और ठोकना स्टार्ट कर दिया वहीं से। तो मैंने फिर डे लो का एसएल रख रखा था। अच्छा, और ये एसएल हिट हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैटिश में क्लोज हुआ था फिर उस दिन। अच्छा, तो आप बेसिकली यहाँ जितना कमाए थे, हाँ, वो चला गया, वो पैसा चला गया था। तो 15 में जो स्प्रेड बैठाया था वो कम होके मे बी 7-8 या 10 में आपने हाँ स्क्वायर वो किया हाँ होगा। इतने में कर दिया। समझ गया मैं। तो उस दिन फ्लैट बंद हुआ? हाँ जी। उस दिन लेकिन आपने नया शॉट नहीं बनाया, लो के नीचे? नहीं, फिर बजट डे था, न्यूज़ वाला दिन था, फिर मैंने सोचा कुछ भी हो सकता है, वापस जिगजैग मूवमेंट करके आ सकता है, तो इट्स बेटर टू स्टे आउट। मतलब मेरा प्लान यही था कि मैं रेंज में रहूंगा, फिर डायरेक्शनल होगा तो मैं डायरेक्शनल टर्न हो जाऊंगा, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ देन आई विल टेक माय लॉस एंड सेट आउट। अच्छा, तो इन आइडियल सिनेरियो अगर ये होता तो आप ये वाला कितना प्रॉफिट में बुक करते, जो डेबिट स्प्रेड आपने बनाया था? मैं बुक करता जाता फिर सर, 25% के ब्लॉक्स में करता जाता। अच्छा, सेम भाव पे आप बुक नहीं करते हैं? नहीं, मैं उसको भी डिवाइड करता जाता हूँ। अभी आपको नेक्स्ट केस स्टडीज में है, वो अपन एक्सपायरी डेज में देखेंगे। ये 8 दिसंबर की एक्सपायरी का प्राइस एक्शन है। तो इसमें बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये वेडनेसडे की क्लोजिंग है, ये वेडनेसडे का ये एक्सपायरी डे है। तो ये जो वेडनेसडे की क्लोजिंग थी, ये कुछ भी आपको क्लियरली सजेस्ट नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट रेंज में ही बंद हुआ। और नेक्स्ट डे गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो मैंने कोई ओवरनाइट कैरी नहीं किया कुछ भी पोजीशन, क्योंकि मुझे कोई क्लियर साइन नहीं दिख रहा था। और इसके बाद अपन चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे वहीं ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ही इसको ऊपर ले गई। ये 1 आवर वाला चार्ट है। मैं आपको जैसे बताया था, एक जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको भी बैक ऑफ द माइंड रखो हमेशा। ओके। क्योंकि अगर आपका मान लो दिन में कोई प्राइस एक्शन चल रहा है, थोड़ा नीचे आया, तो हमें जनरली चांसेस हैं कि वापस वो ऊपर उठेगा, रिट्रेस करेगा बिकॉज ऑफ द अपर हैंड फ्रॉम द जो भी बायर्स चल रहे हैं या सेलर्स चल रहे हैं उनके थ्रू। तो ये ऊपर गया, मैंने अपनी बुलिश पोजीशन बना ली यहाँ पे। क्या पोजीशन था? ये पोजीशन था मेरा, एक तो ये था 43,400 कॉल को मैंने बाय किया, और 43,500 कॉल को सेल किया। बुल कॉल स्प्रेड था ये। और इसका रिस्क रिवॉर्ड टाइम था 1:4 का, मतलब 20 रुपये जाने के थे और 80 रुपये आने के थे। और साथ में एक स्ट्रैंगल भी बना लिया, जो कि मैं रखता हूँ नॉन डायरेक्शनल वाला। अच्छा। जब तक टोटल कंफर्मेशन नहीं आ जाता। तो ये बना लिया था, और जो स्ट्रैंगल बनाया था वो नीचे 42,900 का बनाया था, जो कि सपोर्ट के नीचे था। और 43,600 का था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर था, जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। एक बात मुझे बताइए, आप जो ये स्ट्रैंगल बना रहे हैं, ये तो डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के बना रहे हैं। बिल्कुल। बट एटीएम से दोनों इक्वी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं बुलिश था। इट्स नॉट नेसेसरी कि जब मैं स्ट्रैंगल बना रहा हूँ इक्वी बैलेंस बना रहा हूँ। मेरा व्यू था उस टाइम बुलिशनेस का, तो इसलिए मैंने पुट को रिलेटिवली पास रखा। और कॉल में मेरा ये भी बेनिफिट था ना कि अगर ऊपर भी चला गया तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है वो मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो आपका डेल्टा तो बराबर नहीं हुआ स्ट्रैंगल में? जनरली स्ट्रैंगल में तो डेल्टा बराबर होता है। कोई नेसेसरी नहीं है सर डेल्टा बराबर करना। मैं और एग्जैक्ट डेल्टा बराबर उसी दिन रखता हूँ जब टोटली न्यूट्रल व्यू है। और ना स्लाइड बायसनेस रहता है हमेशा। और थोड़ा मैं ऊपर गया तो मैं उसको एडजस्ट करता रहता हूँ, जैसे उसमें पास आ गया और कॉल को थोड़ा और दूर कर दिया। अच्छा।
तो टेक्निकली इट इज नॉट अ प्योर प्ले स्ट्रैंगल। एग्जैक्ट या उसको कह सकते हैं कि एग्जैक्ट स्ट्रैंगल नहीं है, हाँ हाँ स्लाइट बायसनेस है उसमें। यू कैन कॉल इट बुलिश स्ट्रैंगल, और अगर मैं थोड़ा सा पास में ले रहा हूँ तो यू कैन कॉल इट बियरिश स्ट्रैंगल। समझ गया। तो इसका पे ऑफ डायग्राम एक्चुअली थोड़ा हाँ, थोड़ा अलग सा होगा, tilted थोड़ा होगा। बायस टुवर्ड्स बुलिशनेस और बायस टुवर्ड्स बेयरिशनेस होगा। और जब आप दो तरह का पोजीशन बना रहे हैं तो आप अपना ओवरऑल डेल्टा देखते हैं कि ओवरऑल मेरा क्या रिस्क कैरी हो रहा है, ये दोनों स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग ही देख रहे हैं? दोनों को कंबाइन देख सकते हैं। जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैं कॉल भी सेल कर रहा हूँ। हाँ इसमें बेनिफिट ये है कि अगर वो ऊपर भी जा रहा है तो आई विल हैव द क्वेश्चन ऑफ दिस बुल स्प्रेड, वो मुझे प्रॉफिट देता रहेगा, तो मुझे टाइम मिलेगा उसको एडजस्ट करने का। जो कॉल नेकेड कॉल सोल्ड है ना, उसके लिए मुझे टाइम मिलेगा उसको ऊपर शिफ्ट करने का। समझ गया। तो आप जो स्ट्रैंगल बना रहे हैं, यू आर कीपिंग इनटू माइंड कि ये भी आपका ये पोजीशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और आपने बहुत वो बार बनाया है। बहुत बार ये हेल्प करता है अपने को, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉफिट देता रहता है, और ये इसमें अपने को टाइम मिल जाता है। इसमें केवल एक जो गामा वाली मूव्स है ना, उनसे बचना होता है बेसिकली। वो स्विफ्ट मूव्स आती है ना, हाँ वो ऑप्शन को डबल ट्रिपल कर देती है बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ हाँ तो गामा बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये एक एक्सीलरेशन की तरह है। डेल्टा को मान लो वेलोसिटी, हाँ और गामा एक्सीलरेशन। सो आपने एकदम से एक्सेलरेट किया तो फिर बहुत जल्दी भागेंगे। हाँ हाँ। तो सौदा काटने का टाइम ही नहीं देता वो। टाइम बिल्कुल, हाँ, उससे आपको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है। तो आप कैसे भी सौदा काटते हो उस समय? आपके पास टेक्नोलॉजी है जिससे आप सौदा काटते हैं? नहीं, मैं एसएल तो सर पूरे दिन का रखता हूँ वैसे, लेकिन मैं उससे शिफ्ट थोड़ा सा रिलेटिवली दूर रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसीलिए मैं इन गामा मूव्स के लिए साथ में ये बियर या बुल स्प्रेड बना के रखता हूँ। ये तो फुल टाइम काम है। ये फुल टाइम है सर, बिल्कुल फुल टाइम ये है। स्क्रीन के सामने बैठना इसमें बैठना पड़ेगा। इसीलिए जो पार्ट टाइम जॉब था उसमें यही प्रॉब्लम आती थी मुझे। ठीक है ठीक है। और फिर जैसे इसने प्रीवियस डे हाई है ये वाला, इसने प्रीवियस डे हाई जब ब्रेक किया तो फिर मैं उस बुल स्प्रेड से बुक करता गया। ओके 1 आवर बुक कर लिया, मतलब जितने 20 रुपए की रिस्क ली थी तो मैंने 20 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया, 25%। और वो जो नेकेड कॉल सेल थे उनको भी मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। वो भी रिस्क मैंने रिलेटिवली कम कर दी, क्योंकि इसका जो बुल स्प्रेड वाला क्वेश्चन था वो मेरा कम हो रहा है तरीके से, इसलिए मैं उनको भी आगे शिफ्ट करता गया। और यहाँ पे पुट्स में भी मैं रिलेटिवली क्लोज आ गया, 43,000 में आ गया। और हाँ, ये वॉल्यूम का यहाँ बता देता हूँ मैं। ये बेसिकली स्पॉट चार्ट है और ये फ्यूचर चार्ट है। तो फ्यूचर चार्ट्स में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम, अच्छी वॉल्यूम से इसने प्रीवियस डे हाई तोड़ा था। तो जब आप पोजीशन ले रहे हो उस टाइम तो वॉल्यूम नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। लेकिन आप यहाँ पे ये जरूर कंफर्मेशन आ जाएगा कि अगर इनकेस वापस भी रिट्रेस किया तो इट विल बी अ गुड सपोर्ट जोन यहाँ पे, क्योंकि बायर्स का अपर हैंड आ गया है, तो वो ट्राई करेंगे कि इससे नीचे ना आए। तो अपन वॉल्यूम को बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के तौर पे देख सकते हैं। समझ गया। एक कन्फर्मेशन जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, बट आप वॉल्यूम फ्यूचर्स का देखते हैं, स्पॉट का नहीं देखते हैं। स्पॉट में सर बैंक निफ्टी में तो कहाँ से आएगा भाई? बैंक निफ्टी में अगर मैं सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का वॉल्यूम को कंबाइन कर लूँ और उसको प्लॉट कर दूँ तो वॉल्यूम तो आ ही सकता है। हो जाएगा, उसी वेटेज के अकॉर्डिंग कर लो। जितना वेटेज बैंक निफ्टी में उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लो तो बात बराबर है। बट क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर वॉल्यूम इज गुड प्रॉक्सी। तो ये ऑप्शंस एडजस्टमेंट्स जो है, जैसे जैसे प्राइस एक्शन हो रहा है वैसे वैसे ऑप्शंस का एडजस्टमेंट करना, उसी से एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न जनरेट होता है। उसी से होता है बेसिकली। खाली डाल के छोड़ देने से ना उससे हो नहीं पाएगा। वो आप डाल के छोड़ोगे एक दिन में साफ कर देगा पूरा। वही तो मैं जब जॉब में था तो यही होता था। 2 महीने आपने ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर लिया, अच्छा रिटर्न जनरेट कर लिया, और वो एक दिन में एक गामा मूव आता था और सब साफ। सही है। सो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता गया वैसे वैसे मैं 25% के ब्रैकेट्स में अपना प्रॉफिट बुक करता गया बुल स्प्रेड में, और कॉल्स को भी ऊपर की साइड में शिफ्ट करता गया उसी ब्रैकेट्स में। नेकेड कॉल तो आपने बेचा ही नहीं, आपने तो रेशियो किया था। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मूव हो रहा है तो नहीं, रेशियो के साथ सर ऊपर वाला नेकेड स्ट्रैंगल में नेकेड कॉल था ना एक तरह से। हाँ, स्ट्रैंगल में नेकेड कॉल था। हाँ, स्ट्रैंगल में नेकेड कॉल था, उसको भी साथ में एडजस्ट करना जरूरी था। आप मूव आ रहा है बट उस पर पैसा लग रहा होगा। पैसा नहीं, टाइम भी तो जा रहा है ना। टाइम के साथ साथ इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था वो। अच्छा, समझ गया। थीटा, जैसे थीटा फेवर में है ना मेरे एज अ ऑप्शन सेलर,
तो थीटा आल्सो हेल्प्स। उसका बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि गामा रिस्की होता है कि अगर वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत पैसा लगेगा। अगर वो- एक्सेलरेशन ही तो स्पीड आपको पोजीशन से निकलवाएगा। ये चलो सो ये यहीं पे कंक्लूड करता हूँ ये वाला। हाँ, ये इजी प्राइस एक्शन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था इस दिन। अब सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं। ये 1 दिसंबर की एक्सपायरी थी। ये है वेडनेसडे का प्राइस एक्शन सर। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और प्राइमरी ट्रेंड ऊपर ही था, वो आप 1 आवर चार्ट पे देख सकते हो। सो इस दिन वेडनेसडे को प्राइस एक्शन ये ऐसा था कि रेजिस्टेंस पे जोन पे ओपन हुआ और पूरे दिन सेलिंग आई, अच्छी सेलिंग आई। फिर इसने 10:30 से लेके 2 बजे तक लगभग 3.5 घंटे इसने पूरा बेस बनाया। बेस में ये डबल बॉटम भी बना, एक स्विंग हाई भी बना। ये स्विंग हाई देख सकते हो, हायर हायर था। तो इससे कंफर्मेशन आ गया कि हाँ अब बायर्स वापस ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ से नो पूरा ऊपर उठा के लेके गए। तो ये देख सकते हो प्राइस रिकवरी बहुत अच्छी थी। और जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग में इसने रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया और ऑलमोस्ट हाई पे क्लोजिंग थी। तो ऐसे दिन पे मैं अपना ओवरनाइट कैरी करता हूँ। ओवरनाइट कैरी पोजीशन मैंने डाली भी थी यहाँ पे, ये मेरी पोजीशन थी। ये डेबिट स्प्रेड हो गया, कॉल्स में डेबिट स्प्रेड हो गया, और ये पुट्स में क्रेडिट स्प्रेड हो गया। यहाँ पे मेरे 50 रुपये जाने के थे, 50 रुपये आने के थे। 50 रुपये की 1:1 की रिस्क थी। तो तेजी आपने खेली दोनों तरफ से? दोनों तरफ से खेली, मैं काफ़ी कंफर्म था इस दिन को लेके। तो ये जो पहले वाली स्लाइड में चार्ट था, ये 15 मिनट का है कि ये 1 मिनट का है सर। सो इसमें मैं बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देख रहा हूँ बेसिकली। तो इसमें आप लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कैंडल्स का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ गया मैं बस लेवल्स देख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो 1 मिनट आप यूज करते हैं फॉर ब्रॉडर लेवल निकालने के लिए। 1 आवर लिए आपने बोला था कि बड़ा ट्रेंड निकालने के लिए 1 हाँ, आवर बड़ा भी ट्रेंड देखो। निकालने के लिए 1 आवर 15 मिनट्स और 1 डे, ये आप देख सकते हो इसमें। ओके, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और ये इस 1 मिनट डे में 1 मिनट यूज करता हूँ, लेकिन वो कैंडल स्टिक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसमें। 1 मिनट में क्या ही हाँ, कैंडल बन उसमें कोई जाएगा। सिग्निफिकेंस नहीं तो है। किसी को अगर सपोज मल्टी चार्ट एक बनाना और डिजाइन करना हो तो बैंक निफ्टी का एक वैसा बना सकता है कि आवली हाँ, और 15 मिनट का, 1 मिनट का, बिल्कुल। इसको देखते रहो कॉन्स्टेंटली, बरोबर है। उसको 1 आवर और 15 मिनट्स को आपको लगातार देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप मॉर्निंग में देख लो, रोजाना मॉर्निंग में देख लो क्या कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं, कौन सी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। हाँ, उससे आपको आइडिया लग, फिर आप दिन में चाहे 1 मिनट पे ट्रेड करो या लाइन चार्ट यूज करो, व्हाटएवर। बरोबर है, ठीक। सो ये पोजीशन थी मेरी। मैंने इस दिन क्रेडिट स्प्रेड भी बना लिया था और डेबिट स्प्रेड भी बना लिया था। क्रेडिट स्प्रेड में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था और डेबिट स्प्रेड में मेरे 25 रुपये जाने के और 75 रुपये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था। सही है। और ये फिर नेक्स्ट डे की ओपनिंग थी, ऊपर मार्केट भी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन ऊपर ओपन होके उसको फॉलो अप बाइंग नहीं आई। ओपन के पास वापस जाके आया, फिर वापस नीचे हुआ। फिर ये जो स्विंग हाई, जब इतना गैप अप हुआ था ना, तो मैंने जो अपना क्रेडिट स्प्रेड था उसको बुक कर लिया था। अच्छा। क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट आ चुके थे, 10-15 रुपये बचे थे, बाकी ज़्यादातर रियलाइज हो चुका था। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप 15 रुपये और लेने के लिए 85 रुपये की रिस्क लो। अच्छा। सो उसको फिर मैंने वहीं बुक कर लिया। और जैसे मैं नॉन डायरेक्शनल अपना बायस ट्रायंगल बना लिया मैंने। कॉल्स को हैवी साइड में रखा, कॉल्स को रिलेटिव क्लोज रखा और पुट्स को दूर रखा। फिर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व किया। प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस अपनी ओपनिंग पे गया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया उसको, फिर वापस नीचे आया। फिर जो स्विंग हाई, नेक्स्ट वाला स्विंग हाई बना, वो लोअर स्विंग हाई था, नीचे वाला स्विंग हाई था। तो ये और एक और कंफर्मेशन, तो फिर यहाँ पे मैंने 25% अपने बुल कॉल स्प्रेड में भी बुक कर ली। ओके। और फिर अब जैसे यहाँ पे आधे घंटा वेट किया प्राइस एक्शन का। फिर जैसे इसने ये अपना लो ब्रेक किया, वैसे मैं धीरे धीरे अपना डेबिट स्प्रेड बुक करता गया और क्लोज में और क्लोजर आता गया। पहले मैंने 43,700 से स्टार्ट किया था। फिर जैसे इसने लो ब्रेक किया, मैं 43,600 कॉल में आ गया और डेबिट स्प्रेड में भी ना बुक कर लिया। सो 50% मेरे बुक हो गए। और ये फिर जो पुट्स थे उसको भी मैंने थोड़ा रिलेटिवली दूर कर दिया। पहले 43,000 में था, उसको 49 में शिफ्ट कर दिया। तो मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बेसिकली चेंज होता रहता हूँ। बहुत ही डायनेमिक
मतलब डायनेमिक होना पड़ता है इसके लिए तो कि फास्ट एक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहीं इंट्राडे पर तो में डिफरेंस है ना प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का। बिल्कुल एग्जैक्टली यही डिफरेंस है सर। आपको कॉन्स्टेंटली आपकी रिस्क को मैनेज करना होता है, कॉन्स्टेंटली आपको ये दिमाग रखना है कि इतनी रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। एक्चुअली आपसे बात करते करते मेरे को शियाज बंदी की याद आ गई। अच्छा अच्छा। उसका भी यही हाँ, हाँ, कुछ इसका भी इतना similar डायनेमिक है ना, वो चेंज बहुत फुर्ती से कर लेता अपने आप को चेंज। और फिर ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक ये इसी इसी रेंज में रहा था। ये वैल्यू एरियाज बन, एक तरह से वैल्यू एरियाज बन गए थे ये इसमें देख सकते हो। फिर मैंने कॉल्स ऑलमोस्ट सारे बुक कर लिए थे यहाँ पे जब ये रहे थे। और 1:30 बजे तक जब तक इस रेंज में रहता है ना तो प्रीमियम भी ऑलमोस्ट सारे श्रिंक हो जाते हैं। तो पुट्स में फिर जो मेरे 42,900 वाला था वो भी 50% बुक कर लिया मैंने यहाँ पे पुट। फिर ये सडनली गामा मूव आया 1:30 बजे, तो जो मेरा रिमेनिंग 50% थे वो भी मैंने यहाँ पे बुक कर लिए। और कॉल्स में मैं यहाँ पे इसमें आ गया 43,400 वाले कॉल में आ गया। ओके 43,400 में क्यों आया? क्योंकि ये जो वैल्यू एरिया बना हुआ रेजिस्टेंस लेवल इसके जस्ट स्लाइटली ऊपर था। ओके एक तो ये रीज़न था। और फिर अब जैसे नीचे जाता गया तो मैं और क्लोज नहीं आया। क्लोज क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड स्टिल ऊपर का था। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नीचे जा रहा है भले, लेकिन जो प्राइमरी ट्रेंड वाले डोमिनेटिंग होते हैं इस टाइम बायर्स थे, वो वापस पूरा रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने कॉल्स में ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाई। ओके तो जब आप कह रहे हैं कि मैं 43,400 में कॉल्स को ले आया, इसका मतलब आपने 43,400 का कॉल लेके 43,500 का कॉल बेच दिया? नहीं नहीं, बेचा नहीं, ये नेकेड था फिर। ये नेकेड था। हाँ। ओके तो रेजिस्टेंस ये हो गया बेसिकली, स्ट्रैंगल हो गया फिर आपका। हाँ, ये स्ट्रैंगल नहीं, ये नेकेड ही था। पुट्स में इस टाइम नहीं आया ये, क्योंकि ऑब्वियसली अब नीचे का अच्छा गामा मूव ने ब्रेक किया है तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप पुट में बैठे रहो। तो पुट्स मैंने बुक कर लिए और केवल अब नेकेड कॉल में बैठा था। सो योर स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रेड एंड डायरेक्शन। या नॉन डायरेक्शनल प्लस नॉन डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, और वो आप बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है? नहीं, मेरा डिस्क्रिशनरी है पूरा सर। डिस्क्रिशनरी है। रूल केवल मेरा रिस्क का है और ये जो लेवल्स मैंने मेंशन किया है इनका है। बाकी मैं डायनेमिकली आई जस्ट ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ विद द मार्केट, मतलब मार्केट के साथ सिंक में रहने की कोशिश करता हूँ। कितने लोग सीख सकते हैं ये? सब बिल्कुल सीख सकते हो, प्रैक्टिस के साथ अपने आप सब आ जाता है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मैंने सुना है कि आपके जो भाई है, हाँ, मेरा भाई मेरे साथ ट्रेड करते करते सीख गया है और बहुत अच्छा कर रहा है वो। हाँ तो कोई और बिजनेस था उनका, अब आप उनको ट्रेडिंग सिखा दिए तो ही इज डूइंग वेरी गुड एज अ ट्रेडर। रियली गुड नाउ। सही है सही है। तो इट्स अ लाइव एग्जांपल कि हाँ, अगर आप इनिशियली 1.5 साल प्रॉब्लम्स आई थी, नहीं कर पाया था। ये बड़े मूव आते थे वो ले जाते थे पूरा प्रॉफिट, बट धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते सीख गया। ही इज मतलब डे ऑन डे पे तो वो मेरे से बेटर ट्रेड करता है। अच्छा सही है सही है। आगे बढ़ते। सो ये हो गया और फिर जैसे ही इसने ब्रेक किया यहाँ पे, फिर लोअर लो बनाया, स्विंग हाई स्विंग लो जो था और नीचे वाला बन गया था। तो अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं था मेरे पुट्स में एंटर करने का, मैंने पुट्स में कोई एंट्री नहीं ली। लेकिन वापस ये वैल्यू एरिया में आया, फिर बायर्स ने फिर कम बैक करने की कोशिश की तो वैल्यू एरिया में आया। इस वैल्यू में एरिया में आने के बाद में मैंने यहाँ नहीं लिया। जैसे ही वापस इसको क्रॉस किया ऊपर की साइड में, तो फिर मैंने पुट में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, यहाँ से फिर पुट्स में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। और कॉल जो बेचा हुआ था उसको कब काटा? कॉल यही 43,400 वाला था। और कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर था ही नहीं, ऊपर की साइड में था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इस वाले ने जरूर थोड़ा सा किया था, बट ये स्विफ्ट मूव वापस अंदर आ गया उसी टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ये 43,100 वाले पुट्स में था। कुछ अगर किसी को एग्रेसिवली ट्रेड करना तो फिर वो जब ये प्राइस इसके अंदर आया, तब वो एंटर कर सकता है पुट में, बट वो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा उसमें। एक्चुअल कंफर्मेशन तो ये इसी कैंडल ने दिया था। अच्छा। और फिर ये ठीक दे था इसमें ये, लेकिन ये गैप अप गैप डाउन वाला है तो आप पोजीशन कैरी कर रहे थे? नहीं, मैं एक्सपायरी के नेक्स्ट डे पोजीशन कैरी, वो वीक खत्म हो गया ना। अच्छा, तो दिस एक्सपायरी डे ये एक्सपायरी डे का एनालिसिस है पूरा। आप एक्सपायरी वाले दिन सेलिंग करते हैं? आजकल तो एक्सपायरी वाले दिन बेवकूफ़ बनाने का भी काम हो रहा है। सब बिल्कुल होता है, लेकिन अभी भी रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करो तो। इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। टोटली रिस्क मैनेजमेंट।
तरीके से अगर चल रहे हो तो फिर भी पैसा बनेगा। और ये अभी रिसेंट एक्सपायरी है 9 फेब की। ये आई थिंक हमने पूरा कवर कर लिया है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं आप बोलिए ना, रिपीट हो जाएगा हमारे लिए, अच्छा रिवीजन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस मतलब वेडनेसडे को मैंने कोई पोजीशन कैरी नहीं की थी क्योंकि कोई फेवरेबल पोजीशन मुझे दिख नहीं रही थी, ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ था। तो मेरा मॉर्निंग का प्लान ये था कि इस टाइम प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा सिंक थे, तो प्लान ये था कि एक वॉल स्पाइक आएगा, उसके बाद में मैं एंटर करूँगा। ओके। तो ये मॉर्निंग में लगभग 5-7 मिनट बाद ही वॉल स्पाइक आ गया था और इससे मुझे अच्छा प्रीमियम मिल गया एंटर करने के लिए। तो मैंने 40,500 पुट और 42,100 कॉल में एंट्री ली। ये बेसिकली जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड कर रखे थे वो उसके नीचे और ऊपर वाले थे। सो पूरे दिन फिर वही एडजस्टमेंट चलता रहा स्ट्रैंगल में ऊपर नीचे का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर इसने 3 बार बेस बनाया, तो ये एक कंफर्मेशन था कि अब बायर्स अपना बेस बनाने की कोशिश करते हैं, वापस उठने के चांसेस हैं यहाँ से। तो फिर मैंने ये बेस बनाने के बाद में जब ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल में मैंने बुल्स रेशियो स्प्रेड में स्टार्ट किया। बुल रेशियो स्प्रेड में इस टाइम इसलिए लिया क्योंकि प्रीमियम्स ऑलमोस्ट खत्म, 1:30 बजे के बाद में नेकेड में बैठना इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता। तो मैंने यहाँ पे बुल स्प्रेड रेशियो स्प्रेड ले लिया 41,400 और 41,500 कॉल का। ये अच्छा मिल रहा था उस टाइम, लगभग 20 रुपीज़ जाने के थे और 80 रुपीज़ आने के थे, तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। सो और कंफर्मेशन था कि वायर वापस उठाने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसमें एंट्री की और फिर इसने अच्छा प्रॉफिट दिया, ये ऑलमोस्ट ऊपर चला गया था। और 3 बजे के बाद में जनरली 3 बजे के बाद में जो ओवरऑल दिन का प्रॉफिट हुआ होता है ना, उसका मैं 25% रिस्क लेके ही ट्रेड करता हूँ। अच्छा, कि ये 25% चला भी है तो क्योंकि 3 बजे के बाद रैंडम प्राइस एक्शन होता है पूरा। वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी स्ट्राइक पे एक्सपायर कराने की कोशिश करते हैं उसको कि मैक्सिमम पैसा आ जाए। करेक्ट। ये पहले एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता था, अब तो नहीं होता। मैक्स पेन जिस स्ट्राइक पे होता था ना, मोस्टली उसी पे एक्सपायर होता था। तो उस टाइम मतलब इससे काफ़ी अच्छा पैसा बनाया मैंने मैक्स पेन से भी, लेकिन 2-3 साल से इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहा। अब उसको दुबई बैठ गए ना जाके। हाथी लोग अब मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। हाँ बिल्कुल। तो ये था और ये मैंने शेयर किया हुआ ये है कि कैसे मैंने उसको 20 लाख को 1 CR में किया था। इसमें बेसिकली आपको इतनी कैपिटल रखनी है कि वो 10% से एक्सीड ना करे, क्योंकि उससे से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ चली भी गई तो मेरे कोई इशू नहीं होगा, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई खास डेंट नहीं आएगा। 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। उसमें उतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, पर उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। कुछ लोग करते हैं लेकिन मैं कंफर्टेबल, जहाँ तक जिस रिस्क तक आप कंफर्टेबल फील करो ना सर, उतना ही करना चाहिए। मैं नहीं फील करता। आप जैसे आपका बैंक 25 करोड़ का सब मार्जिन में पैसा पड़ा है, तो आपका पोजीशन जो है वो क्या वैल्यू करेगा उसमें? कितना मतलब खाली रखोगे कि ठीक है उतना का पोजीशन ही लेना है आपने? 3-4 CR का रहता है। 1 CR तो अभी भी मैंने एक अकाउंट में डाल रखा है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अभी कैश में कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ। जिसमें जो मेरी एक्सपेरिमेंटल के लिए है बेसिकली। और 3-4 CR मैं अलग रखता हूँ कि उसको मैं अगर कोई एडवर्स पोजीशन चली जाए तो मैं उसको मैनेज कर सकूँ। तो मोटा मोटी 20 करोड़ रुपया आपका लगा हुआ है, मतलब हाँ, 20 पोजीशन लिया हुआ है। बिल्कुल। ओके। और वो रहता है? वो रहता है उसको। बहुत लोग तो लेवरेज मतलब आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शन जो होते हैं उनको बाय करके और एक्स्ट्रा लेवरेज लेते हैं, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ। अच्छा। अगर मुझे कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा होता है तभी लेता हूँ, अदरवाइज मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैसे, ये एक्चुअली जब मेरे मीडियम कैपिटल हो गई थी तो मैंने फिर अलग अलग पोर्टफोलियोज में अपना कैपिटल डाला और रिस्क भी डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जो एग्रेसिव है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता था, जैसे उसमें डे पोर्टफोलियो SL 2% रख लेता था, और जो मोस्ट डिफेंसिव है उसको मैं 1% रखता था। उस डिफेंसिव वाले में मेरा टारगेट 40-50% का रहता था, और एग्रेसिव वाले में मैंने 130-40% बनाए थे। जो ये लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस मैंने डाल रखी है ट्विटर पे। ये बेसिकली एक्चुअली कॉन्फिडेंस देता है। एग्रेसिव में आपका लॉस भी, बहुत सारे वॉलेटाइल डेज होते हैं
उसमें आपका लॉस भी हो गया ना, तो डिफेंसिव वाला आपको आपके माइंडसेट को बचा के रखता है कि यार उसमें आज भी मेरा प्रॉफिट है। तो ये आपने ये क्या साइकोलॉजी किया पर्सपेक्टिव से एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ब्रोकर वाइज सेग्रीगेट कर रखा है क्या, या नहीं अकाउंट नहीं, वाइज? अकाउंट वाइज कर रखा है मैंने। अच्छा, तो आपका सारा एक ही ब्रोकर के यहाँ पर है और एक- लेकिन आपने मल्टीपल अकाउंट, आपकी वाइफ HUF और कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डाल रखा है। 2 कंपनी अकाउंट हैं, HUF है, इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं काफ़ी। और अब जैसे और कैपिटल हो गया तो अब मैं और बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूंगा। एसेट क्लासेस जैसे इस साल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटीज़ में मैंने डाल रखा है और डालूंगा। और तो इस तरीके से अब डाइवर्सिफाई जैसे जैसे कैपिटल बढ़ रहा है उसको उस तरीके से डालने की कोशिश करूंगा। करेक्ट करेक्ट। और आप जो अभी पैसा डाल रखे हैं ब्रोकर के यहाँ पे, वो कैश है कि वो FD है कि क्या है? नहीं, वो दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटीज़ में एक अच्छा पोर्शन है मेरा। हाँ, इक्विटीज़ में पोर्शन है उसको मैंने प्लेज करके ट्रेड करता हूँ। ओके। और 50% से ज़्यादा 50% के अराउंड कैश पोर्शन है। अच्छा, फिर मेरा गोल्ड बीज में भी है, लिक्विड बीज में भी है, ऐसे अलग अलग सब में डाइवर्सिफाई कर रखा है मैंने। तो मार्जिन आप जो दे रखे हैं ब्रोकर को प्योर कैश नहीं है? आई Pure थिंक cash नहीं है। 50% तो आजकल कैश देना ही पड़ता है ना? हाँ, 50% देना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑप्शन सेलिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पूरा प्लेज कर सकते हो और उसको ऑप्शन सेलिंग में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि FD आपने दे दिया ब्रोकर को, अपने नाम का FD? लेते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स लेते हैं, जीरोधा नहीं लेता। अच्छा, और ब्रोकर्स लेते हैं, FD को भी प्लेज कराते हैं। श्योर श्योर श्योर, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आपका अल्फा रिटर्न तो बेटर हो ही जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो एक और प्रॉब्लम है उसमें, पता है कि उसमें- एक वो लिवरेज देने की जो आदत हो जाती है ना, तो आदमी थोड़ा ओवरबोर्ड चला जाता है। हाँ, वो भी इश्यू होता है कई बार, लेकिन वो अच्छा है। मतलब आपको एक फिक्स रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल। बफर एक क्रिएट हो जाता है, ठीक ही बात है। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन स्टॉप लॉस। जैसे फियर है, हाँ, फियर का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? स्टॉप लॉस रखो सही है। बिगिनर्स के लिए। अब ग्रीड है, ग्रीड में क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि यार और स्टॉक जाएगा और जाएगा और जाएगा, उस चक्कर में वापस रिट्रेस करता है, वो सब लूज कर देते हैं। अडानी वाले में भी यही हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बुक नहीं किया था और इसने एक बार में पूरा साफ कर दिया। तो इसके लिए है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो आप, दैट इज वेरी नेसेसरी। और फिर बिगिनर्स के ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये प्रॉब्लम आती है, तो ट्राई टू मेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच। एक प्रोसेस बना के रखो, उस प्रोसेस पे स्टिक रहो, तो ट्रेडिंग विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। समझ गया। एक जो मुझे अच्छा लगा आपका कि आपका प्रोसेस है, इवन दो इट्स डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, बट देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिशनरी भी रैंडमली नो नो नो, रैंडमली आप नहीं कर सकते, प्रोसेस बना के रखना पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी में ये बेनिफिट है कि मैं मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली दीज आर फ्यू वर्ड्स ऑफ द विजडम। सबसे पहला, अपनी रिस्क एपेटाइट को पहचानो। मतलब सबकी वेरिएबल होती है, बट रिस्क एपेटाइट मतलब इतनी रिस्क लो कि आप स्टिल रैशनल माइंडसेट से काम कर सकते हो उस पर्टिकुलर डे पे। मेरी 1% है तो मैं 1% जिस दिन क्रॉस हो जाती है मैं उस दिन उठ के निकल लेता हूँ, क्योंकि फिर वो रैशनलिटी चली जाती है, आप प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाते प्राइस एक्शन को। फिर सेकंड है, उस पर्टिकुलर डे के लिए आप पूरा प्लान बना के रखो और ट्राई टू स्टिक टू दैट प्लान, क्योंकि कुछ ऐसे दिन वॉलेटाइल डेज आते हैं जब आप प्रॉपर्ली उस प्लान से डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट आपको। लेकिन आपको अगर आप जैसे जैसे ओवर द ईयर प्रैक्टिस करोगे, you'll लर्न दिस थिंग्स एंड यू हैव टू स्टिक टू द ट्रेड प्लान। एक योगी माइंडसेट है। योगी माइंडसेट मतलब आप इमोशन से ऊपर उठ चुके हो, आपको फियर ख़त्म हो गया है और ग्रीड ऑलमोस्ट ओवरकम कर लिया आपने। तो ये माइंडसेट जब आपने अचीव कर लिया, दैट मीन्स आप उस दिन प्रॉपर ट्रेडर बन गए हो, आप मान सकते हो। और फिर ट्रेडर बनने के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, सबसे पहले नॉलेज आपको गैदर करनी है। बहुत सारे आप जैसे चैनल हैं जिनके पास जो फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी और से लेनी है तो फिर उसको पूरा जांचो परखो, उससे नॉलेज ले लो। फिर एक्सपीरियंस आता है, प्रैक्टिस करो, ट्राई टू प्रैक्टिस जो आपने गेन किया है उसमें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और इसमें जो बिगिनर्स है उनको सर शुरू के जो ईयर्स हैं उसमें पूरा कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी देयर टॉप प्रायोरिटी। और जिस दिन आपने प्रिजर्व करके जिस दिन आपने कैपिटल डबल कर ली,
दैट में आपने फिर उसमें अच्छा एक स्टेज क्लियर कर लिया ट्रेडर बनने का। सही है। फाइनली एक्सपीरियंस के बाद रिसोर्स देन जब आपने प्रैक्टिस पूरी कर ली, जैसे पेपर ट्रेडिंग कर ली या फिर छोटी कैपिटल के साथ आपने ट्रेड कर लिया जिसको आप लूज करने को भी अफोर्ड कर सकते हो, ये सारी स्ट्रेटेजी, उसके बाद में रिसोर्स कैपिटल को लुकआउट करो, विच प्रेफरेबली वो आपकी सेविंग ही होनी चाहिए, बट अगर आपको फैमिली से मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। सही है। कितना बढ़िया स्लाइड है ये स्लाइड का प्रिंट आउट आई थिंक एवरीवन शुड कीप एज पार्ट ऑफ देयर टू डू लिस्ट, वॉल पे लगाना चाहिए। हम एक्चुअली ये आपसे बोरो कर लेंगे। बिल्कुल सर, आपका ही है। नहीं, ये आपसे हम बोरो करेंगे, इसका हम चार्ट बनाएंगे और लोगों को देंगे ये कि ये बहुत ही अच्छा, ये वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी नाइस। डन फॉर द डे सर। अरे वो कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो समय तो बीत गया लेकिन लग रहा है कि और समय होता तो और आपसे ले पाते। बट आई थिंक दिस इज अ बिगनिंग ऑफ गेटिंग मोर विजडम्स एंड लर्निंग फ्रॉम यू। तो होपफुली कुछ और सेशंस पे करेंगे। बिल्कुल सर। ये तो फेस टू फेस चला गया है, बट कभी ट्विटर स्पेस करेंगे, कभी कुछ और करेंगे, ताकि कांस्टेंट बेसिस पे आपसे कुछ ना कुछ मिलता रहे हमारे लर्नर्स। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं सर। सो स्वीट। आप इतने लोगों को इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो ट्रेडर्स। मैंने भी यूएस मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले यूएस के जो जैक स्वैगर इनकी बुक आती थी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े हैं उनके ट्रेडिंग से एक्चुअली, और काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार जब जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको देख के डर लगता है कि यार ट्रेडिंग कितना डिफिकल्ट जॉब है, 1% से भी कम लोग कम कमा रहे हैं, लेकिन अब उनके इंटरव्यूज़ पढ़े कि हाँ एक्चुअल में कमा रहे हैं लोग। तो इसीलिए इसी तरीके से आप अपने हमारे इंडियन ट्रेडर्स को इंस्पायर कर रहे हो। होपफुली मैनी विल बी सक्सेसफुल इन दिस जोन। इंस्पायर आप लोग कर रहे हो, हम लोग तो कैटलिस्ट हैं, हम लोग तो माध्यम है। वैसे ये 1% वाला जो थ्योरी है, इस पे जस्ट एक छोटा कमेंट बिफोर वी क्लोज दिस। अगर आप पूरे मैनकाइंड का ग्रोथ इवोल्यूशन देखोगे तो 1% लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो हर ऑक्यूपेशन में 1% तो सक्सेसफुल रहता है। तो ये ट्रेडिंग में 1% लोग सक्सेसफुल है, लोग बोल के ना बाकी लोगों को डराते हैं ना, मेरे को सही नहीं लगता है। मेरे को तो यार अल्टीमेटली वी ऑल एस्पायर टू बिकम दैट पार्ट ऑफ दैट 1% क्लब। तो ट्राई तो सबको करना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात की। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड एक छोटी सी बात बिफोर आई वांट टू क्लोज दिस, कि एक डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ। अगर आप किसी तरीके से अनिल के साथ जुड़ते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, ये आपका खुद का नॉलेज है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे कोई भी सर्विस नहीं पता है अनिल क्या करते क्या नहीं करते। मुझे इतना पता है इनके ट्विटर के थ्रू, इनके प्रॉफिट के थ्रू कि ये कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तो मुझे लगा इनका नॉलेज आप तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, बाय।